bir şey yok, geçti. Bana bak, korkma. Bana bak bir şey yok. हेलो मेरे वॉरियर्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे, मिडिल ईस्ट के देश टर्की और सीरिया के लिए तारीख 6 फरवरी 2023 की सुबह सबसे दर्द भरी रही थी। भूकंप के तेज झटकों ने इन दोनों देशों को पूरी तरह से हिला के रख दिया और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। अब तक वहां पर 28,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वहां पर इंजरीज कितनी हुई है इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। और अब भी हजारों लोग अपने घरों के मलबे में दबे हुए होंगे और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे। इस भयानक अर्थक्वेक का झटका टर्की के सिटी गाजियानटेप में सबसे पहले एक्सपीरियंस किया गया, जिसका रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड 7.8 मेजर किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बाद एक के बाद एक आफ्टर शॉक्स को महसूस किया गया। तो चलिए समझते हैं टर्की और सीरिया में दर्दनाक भूकंप के पीछे क्या रीजंस रहे होंगे। उससे पहले हमें समझना होगा कि ये अर्थक्वेक या भूकंप होता क्या है। तो जब भी अर्थ के क्रस्ट में या ऊपरी परत में मूवमेंट या फिर हलचल होती है, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस अचानक से हिलने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है, उसे ही हम बोलते हैं अर्थक्वेक। बट ये अर्थ की क्रस्ट या फिर अर्थ का सरफेस अचानक से हिलने क्यों लगता है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो जब भी फॉल्ट के स्लिप होने से एनर्जी रिलीज होती है, तब अर्थ की सरफेस अचानक से हिलने लगती है या वाइब्रेट होने लगती है। फॉल्ट, अब ये फॉल्ट क्या भला है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। फॉल्ट्स एक तरह के अर्थ के सरफेस पर बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स पर लाया करते हैं, और ये फॉल्ट 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला फॉल्ट है नॉर्मल फॉल्ट, जिसमें एक दूसरे से डाइवर्ज होते हैं। दूसरा फॉल्ट है रिवर्स फॉल्ट, जिसमें ये एक दूसरे से कन्वर्ज होते हैं, कोलाइड होते हैं। तीसरा होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जो एक दूसरे के पैरेलल गुजरते हैं, और ये सारी एक्टिविटीज प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट्स की वजह से हो रही होती है। तो चलिए ये भी पता कर लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे मूव करते हैं। तो अर्थ के मेंटल पार्ट में जो मैग्मा है, उसकी मूवमेंट की वजह से प्लेट टेक्टोनिक्स भी मूव करने लगते हैं। और इन प्लेट टेक्टोनिक्स की कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और इसी वजह से बड़े बड़े फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, या फिर आसान शब्दों में कहा जाए तो बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। और इन्हीं दरारों और फॉल्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी और शॉक वेव्स भी रिलीज होती हैं, और जहाँ से ये एनर्जी और शॉक वेव्स रिलीज होती हैं, उस जगह को हम फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। और उस फोकस के सबसे करीब जो सरफेस होगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर, जहां पर शॉक वेव्स सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की एक्सपीरियंस होती हैं। जितना ज्यादा फोकस सरफेस के करीब होगा, वहां उतनी ही इंटेंसिटी का शॉक वेव भी महसूस होगा। तो वॉरियर्स, अर्थक्वेक क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज हमने ले ली है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि टर्की और सीरिया के अर्थक्वेक के पीछे का क्या रीजन रहा। तो जैसा कि पता होगा वॉरियर्स, हमारी अर्थ 20 मेजर और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, और टर्की इन्हीं 3 प्लेट्स के बीच में घिरा हुआ है, जिनका नाम है एनाटोलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। और अरेबियन प्लेट नॉर्थ डायरेक्शन में लगातार मूव करते हुए एनाटोलियन प्लेट को वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करने के लिए मजबूर करता जा रहा है, जिसकी वजह से नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट और ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट में लगातार मूवमेंट होती रहती है। जितना बड़ा फॉल्ट में मूवमेंट होगा, उतना बड़ा अर्थक्वेक के शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स भी होंगे। और यही रीजन है जिसकी वजह से टर्की और सीरिया के देशों को अक्सर भूकंप के झटकों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। 7.8 इंटेंसिटी वाले भूकंप के झटकों की वजह से एनाटोलियन और अरेबियन प्लेट के बीच में 100 किलोमीटर से ज्यादा की बड़ी सी दरार आ गई है। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर टर्की के सिटी गाजियानटेप के नूरदागी डिस्ट्रिक्ट में था, और इसका फोकस 18 किलोमीटर नीचे अर्थ की सरफेस के अंदर था, जो कि ईस्ट एनाटोलियन प्लेट के बेहद करीब था, जिसने टर्की और सीरिया जैसे देशों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। आप इस टेबल में अच्छे से देख सकते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप
कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि टर्की और सीरिया जैसे देशों को किन हालातों का सामना करना पड़ा होगा। पर सवाल आता है कि टर्की का ये 7.8 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप इतना खतरनाक कैसे साबित हुआ। एक्चुअली ईस्ट एनाटोलियन प्लेट एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। अब ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में दो प्लेट्स एक दूसरे के साइडवेज और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव करने लगती हैं। यही जन्म देता है भयंकर शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स को भी। अब ये आफ्टर शॉक्स क्या भला है? तो आइए वॉरियर्स इसे भी समझ लेते हैं आसान सी भाषा में। आफ्टर शॉक्स उन शॉक्स को कहा जाता है जो मेन शॉक्स के बाद आती हैं। चूंकि फॉल्टेड टेक्टोनिक प्लेट अपनी एक्चुअल पोजीशन से मूव कर चुकी है तो उसे रीएडजस्ट होने में टाइम लग सकता है। इसलिए आफ्टर शॉक्स भी कुछ दिन से लेकर कुछ सालों तक महसूस किए जा सकते हैं और ये शॉक्स मेनली फोकस के पास ही महसूस किए जा सकते हैं। अगर फोकस या हाइपोसेंटर सरफेस के करीब हुआ तो ये ज्यादा तबाही ला सकता है, जिसका सामना अभी टर्की और सीरिया को करना पड़ रहा है। तो अब सवाल आता है, क्या अब भी टर्की और सीरिया को आफ्टर शॉक्स का सामना करना पड़ सकता है? जस्ट सबसे पहले अर्थक्वेक के 11 मिनट्स बाद ही 6.5 मैग्नीट्यूड का झटका फिर से महसूस हुआ टर्की में और फिर से 1 घंटे बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप का झटका टर्की को सहना पड़ा। और ऐसे करते करते 39 छोटे बड़े शॉक्स को 12 घंटों के अंदर ही फील किया गया। मलबे में अब भी हजारों लोग दबे होंगे, लेकिन इस कड़ाके की ठंड ने उनसे अब तक उनके जिंदा रहने की उम्मीद भी छीन ली होगी। टर्की और सीरिया का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। वहाँ के लोग टेंट के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। टर्की और सीरिया को इस 90 सेकंड के भूकंप के झटकों ने उन्हें 90 साल तक पीछे ढकेल के रख दिया है और इस 7.8 इंटेंसिटी वाले भूकंप ने लोगों की जिंदगी एक झटके में बदल के रख दी है, जिसने लोगों का घर बार संपत्ति सब कुछ छीन लिया है। यहाँ तक कि उन लोगों को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा है। लोगों के पास जो बाकी रह गया है वो है उनकी बेबसी, यादें और उनके अपने आंसू।